हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ज्योग्राफी क्लास। आज हम लोग एग्रीकल्चर इन इंडिया इस चैप्टर को, इस टॉपिक के बारे में और पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? सो हेयर आई हैव रिटन द डेफिनेशन और इसका लिटरल मीनिंग भी है। तो अ सिस्टमैटिक प्रैक्टिस ऑफ टिलिंग एंड कल्टिवेशन ऑन सॉइल फॉर रेजिंग क्रॉप्स, रियरिंग एनिमल एंड प्रैक्टिसिंग फिशिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है जहाँ क्रॉप्स ग्रो करते हैं और उससे रिलेटेड, जैसे एनिमल रियरिंग एंड इवन द प्रैक्टिस ऑफ फिशिंग, ऑल ऑफ देम दे आर टुगेदर, दे कम अंडर एग्रीकल्चर. So this is a very broader aspect of agriculture. तो this is an act of cultivation of crops, we know that. लेकिन इससे related animal rearing, animal farms भी होते हैं, fish farms भी होते हैं. So they all come under the broader aspect of agriculture. So this word agriculture has been derived from two Latin words. First is ager. Ager का मतलब होता है land, and culture, it means cultivation. So when the culture is developed to cultivate on the land, then for growing crops or rearing fish or rearing animals, then we call it agriculture. So students, ये meaning है agriculture का. अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया में एग्रीकल्चर का क्या इम्पोर्टेंस है. सो एग्रीकल्चर इज अ बिग सोर्स ऑफ नेशनल रेवेन्यू. सो दिस का माइट बी द कीवर्ड. नेशनल रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है और लगभग 50% नेशनल रेवेन्यू जो है, नेशनल इनकम, वो एग्रीकल्चर से ही आता है. अगर हम और बात करें तो एग्रीकल्चर जो है वो प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल फॉर सेवरल इंडस्ट्री. इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर सेवरल इंडस्ट्रीज. इसमें कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे शुगर इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इन इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर. शुगर केन से शुगर बनाते हैं, कॉटन से टेक्सटाइल यानी कपड़ा बनाते हैं. तो इस तरह से एग्रीकल्चरल फील्ड से बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल जाता है और उन इंडस्ट्रीज़ को हम कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. आई विल राइट द स्पेलिंग हियर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, वी कॉल देम विद दिस नेम. इसके बाद अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अ कंज्यूमर ऑफ मैनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. इनफैक्ट एग्रीकल्चरल फील्ड में भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स. और ये सारी चीज़ें हैं, ये भी किसी दूसरे इंडस्ट्री में बनता है और ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में इसका इस्तेमाल होता है. तो जहाँ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो रॉ मटेरियल बनता है कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो दूसरे इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्ट जो है वो एग्रीकल्चर के फील्ड में भी इस्तेमाल किया जाता है. इस तरह से एक इंटरडिपेंडेंसी होती है. सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर इज़ इन इंडिया. देन मेनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड. हम बहुत सारे क्रॉप्स, जैसे टी है और भी बहुत सारे क्रॉप्स है. टी का तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है. इस तरह से कई क्रॉप्स हैं जिनकी प्रोडक्शन इंडिया में अच्छी होती है एंड वी ऑल्सो एक्सपोर्ट. इससे कंट्री को बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, वी अर्न लॉट ऑफ फॉरेन रेवेन्यू एंड दिस इज हेल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड. सो चिल्ड्रन, ये सारे जो है इम्पोर्टेंस है ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया. अब अगर हम बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो सबसे पहले इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो डिपेंड करता है मॉनसून रेन पे. ये हम सभी जानते हैं. जब व्हेन वी वर लर्निंग अबाउट क्लाइमेट ऑफ इंडिया तब भी हमने बात की थी और उसमें पढ़ा था कि मानसून कितना इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, बिकॉज इट ब्रिंग्स रेनफॉल. और एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो पूरी तरह से रेनफॉल पे डिपेंड करता है. हाँ, उसको इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो, इट्स अनदर थिंग, बट द इनिशियल वाटर फ्रॉम इट गेट्स इज़ फ्रॉम द मॉनसून रेन. तो आज भी इंडिया में बहुत सारे किसान, इंडिया के फार्मर्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून रेन. India's large size, varied climate and soil condition enable us to grow variety of crops. इंडिया का जो वास्ट साइज है, क्लाइमेट है और इंडिया में जो वेरिएशन है सॉइल का और क्लाइमेट का, ये बहुत सपोर्ट करता है कि हम यहाँ तरह तरह के क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं. बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्रॉप्स आर ग्रोन.
यानी दोनों ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्रॉप्स को यहाँ उगाया जाता है। और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो फार्मर्स छोटे छोटे फार्म्स में फार्मिंग करते हैं, यानी स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स आर कॉमन इन इंडिया। इंडिया में हाई पॉपुलेशन प्रेशर होने की वजह से यहाँ जो लैंड होल्डिंग्स है काफ़ी छोटे होते हैं, एंड फार्मर्स दे प्रैक्टिस सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहाँ जो इंडिया के जो फार्मर्स है वो ज़्यादातर सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास जो ज़मीन होती है बहुत थोड़ी होती है। दे डू नॉट हैव वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसीलिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते मॉडर्न मशीनरीज या फिर मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग, मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज़, इन सारी चीज़ों को अवेल नहीं कर पाते। सो दे ग्रो क्रॉप्स ओनली फॉर देमसेल्व्स एंड देयर फैमिली। वो अपने फैमिली को सपोर्ट करते इतना ही ग्रो कर पाते हैं कि उनको वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके, और बहुत थोड़ा वेरी लिटिल सरप्लस इज़ लेफ्ट टू फॉर द मार्केट, यानी उनके पास उतना ही वो ग्रो कर पाते हैं कि बहुत कम बचता है उनको सेल करने के लिए। मोस्ट ऑफ इट दे ओनली कंज्यूम। नाउ मोर एम्फेसिस इज ऑन फूड क्रॉप्स। तो डेफिनेटली इंडियाज पॉपुलेशन इज सो हाई दैट वी मोस्टली ग्रो फूड क्रॉप्स so that we can help our growing population. So these are the characteristics of Indian agriculture. Children, now we'll talk about the cropping season. ये बड़ा important है, we must know this, and questions often come in the council examination. So there are 3 cropping seasons in India. एक है खरीफ, राबी and जायद. So if we talk about them, खरीफ जो है इसमें हम लोग मिड जून से अक्टूबर तक यहाँ क्रॉप्स ग्रो करते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड समर क्रॉप्स बिकॉज दे आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर ड्यूरिंग द वार्म मंथ्स ऑफ वी कैन से द सीजन्स ऑफ इंडिया। एंड इसमें जो क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं वो है राइस, मेज, कॉटन एंड मेनी अदर क्रॉप्स। सो दीज आर द मेजर वंस। अगर हम राबी सीजन की बात करें, सो इट लाइक प्रिवेल्स फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। इस दौरान जो हम क्रॉप्स उगाते हैं इसको हम कहते हैं विंटर क्रॉप्स, और नवंबर टू अप्रैल इसको सो किया जाता है और बाई अप्रैल इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। सो इसमें क्रॉप्स आते हैं वीट, ग्राम, टोबैको एंड मस्टर्ड। सो दीज आर द क्रॉप्स ग्रोन एज राबी क्रॉप फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल. Now comes the Zayad. Zayad is an extra crop that is grown during April and May. ये एक एक्स्ट्रा क्रॉप है जो हम खरीफ और राबी के अलावा भी ग्रो करते हैं. ये एक अलग सा क्रॉपिंग सीजन है. एंड हियर वी मोस्टली ग्रो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सो these are the 3 cropping seasons in India. Now students, we are going to talk about a very important topic. बहुत ही important topic है जो इंडिया के एग्रीकल्चरल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, and that is ग्रीन रेवोल्यूशन. तो चलो देखते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या. So it is a revolution. It has taken place in the agricultural method and technology. All right. So एग्रीकल्चर के सेक्टर में नए मेथड्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके. इट हैज़ लेड टू द रैपिड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री. और इस रेवोल्यूशन के बाद देश में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कई गुना बढ़ गया. अगर ये नहीं आता, इफ दिस रेवोल्यूशन वुड नॉट हैव कम, देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू मैनेज द फूड डिमांड, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था और डिमांड फूड का बहुत ज़्यादा था. व्हेन वी गॉट फ्रीडम वी वर नॉट इन दैट कंडीशन कि हम बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं था. वी हैड टू इम्पोर्ट लॉट ऑफ क्रॉप्स. हमें बाहर के देशों से बहुत सारे क्रॉप्स को इम्पोर्ट करना पड़ता था. लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद नाउ वी डोंट नीड टू लुक बैक. अब हमें कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा उस समय के बाद, after the green revolution, because it became very very successful in India. Now Dr. M.S. Swaminathan, he is known as the father of green revolution in India. तो इनको हम लोग father of green revolution कहते हैं. और इनका कहना है कि अगर green revolution नहीं आता then another 70 million hectares of land would be needed to grow wheat and rice.
इसका मतलब जितनी ज़मीन हमारे पास थी एग्रीकल्चरल सेक्टर में, द लैंड दैट वी हैड डेडिकेटेड टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर, उसमें इतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा, कई गुना, स्पेशली राइस एंड व्हीट का इतना प्रोडक्शन बढ़ा। और जिन स्टेट्स में बढ़ा वो थे पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। दैट दिस ब्रॉट, इट वाज लाइक अ रेवोल्यूशन, क्योंकि इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कभी भी नहीं देखा गया। सो दिस इज ग्रीन रेवोल्यूशन, अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ लेट्स लर्न कि कौन कौन से मेथड्स अपनाए गए जिससे ये रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ। सो वी कॉल दिस intensive agricultural development program. Children, you can see here IADP. I stands for intensive, A stands for agricultural, D for development and P for program. इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम हुआ, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया टू ब्रिंग दिस रेवोल्यूशन, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने के लिए, यानी एग्रीकल्चरल फील्ड में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। तो इसके अंदर कौन सी चीज़ें लाई गई, लेट्स सी। यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यानी दे गिव अ गुड प्रोड्यूस, यानी इसमें जो क्रॉप्स ग्रो करेगा, इन सीड से जो क्रॉप्स डेवलप होंगे दैट विल बी ऑफ अ बेटर क्वालिटी। इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए गए। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, यानी जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं पेड़ पौधों में, उनको दूर करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स इसका इस्तेमाल किया गया। लैंड रिफॉर्म्स, यानी लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, यानी सरकार ने, गवर्नमेंट ने बहुत सारा एफर्ट लगाया फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, यानी छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स जो थे उनको जोड़कर दे ट्राई टू रिमूव मेक द लैंड होल्डिंग्स स्मॉलर वंस टुगेदर सो दैट मोर प्रोडक्शन कैन बी डन। नाउ इम्प्रूव्ड मैकेनाइजेशन एंड फार्म टेक्नोलॉजी, तो फार्म टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट किया गया, नए नए इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए गए, फार्मर्स को अवेयर किया गया कि कैसे इन मशीन्स का, इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करें, और मशीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा जिससे प्रोडक्शन बढ़ा। फिनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर्स, फार्मर्स को फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया गवर्नमेंट द्वारा, ताकि वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को खरीद सके, वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ को अवेल कर सके, या फिर वो मॉडर्न मेथड्स, मीन्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके, या मशीन्स खरीद सके। इसलिए फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ, वो था ओपनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में एग्रीकल्चर की पढ़ाई होने लगी, और यहाँ पे नए नए डेवलपमेंट, कैसे हम क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, कैसे बेटर फार्मिंग हो सकती है। सो ऑल दीज थिंग्स वर बीइंग स्टडीड इन द एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़। यहाँ पे काफ़ी रिसर्च का काम भी होने लगा, जिससे हम नए नए तरीके खोजे, जिससे फार्मर्स को और भी ज़्यादा अच्छे से एग्रीकल्चर उनको करने में हेल्प मिले। सो दिस इज़ हाउ दीज वर द पॉइंट्स, इन चीज़ों का ध्यान रखा गया ताकि IADP, द इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको सक्सेसफुल बनाया जा सके, और इससे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो बढ़ सके, और हमारा देश सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, हम इंडिपेंडेंट हो सके, और हमें बाहर के देशों से इंपोर्ट ना करना पड़े। सो लेट्स सी कि इस प्रोग्राम के लॉन्च करने के बाद क्या रिजल्ट आया। So the Green Revolution has been the most remarkable in the states of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. And India is now in a position to grow surplus food crop such as rice and wheat, and is able to export many cash crops. So Green Revolution का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया वो था कि हमारा फूड प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया, स्पेशली राइस और व्हीट का, जो कि स्टेपल क्रॉप है। और आज इंडिया इस पोजीशन में है कि हम बहुत सारे कैश क्रॉप्स भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सो दैट वी कैन अर्न अ लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सो चिल्ड्रन, ये है ग्रीन रेवोल्यूशन और उसका इम्पैक्ट। नाउ लेट्स सी कि इंडिया में एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो फार्मर्स को या इंडियन जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है इसको कौन से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट वन इज
एक्सेसिव प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड, यानी इतना पॉपुलेशन है कि लैंड होल्डिंग्स आर बिकमिंग स्मॉलर। तो इससे क्या हो रहा है, साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करना बहुत डिफिकल्ट है इन अ स्मॉल लैंड होल्डिंग, क्योंकि अगर मशीन है, ह्यूज मशीन कैन नॉट बी यूज्ड इन अ स्मॉल फील्ड, सो वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होगा। सो व्हेन द फार्म्स आर लार्ज, तभी मशीन्स का इस्तेमाल करना प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि तभी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छा होगा और रिटर्न अच्छा आएगा। सो excessive pressure of population on land is a very big problem of Indian agriculture. Then unreliable rainfall. Children, I told you कि इंडिया में आज भी फार्मर्स मानसून पे डिपेंड करते हैं, जो कि अनरिलायबल है। नाउ द स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, फार्म्स यहाँ बहुत छोटे हैं क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर इतना ज़्यादा है, लैंड का फ्रैगमेंटेशन हो चुका है, तो यहाँ पे स्मॉल लैंड होल्डिंग्स में साइंटिफिक मेथड से फार्मिंग करना मुश्किल होता है, जिससे प्रोडक्शन बहुत हैम्पर होता है। ये कारण है लो प्रोडक्टिविटी का। सो दिस लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी। देन पुअर टेक्निक्स एंड ऑफ प्रोडक्शन। सो आज भी जो इंडियन फार्मर्स है वो दे आर क्वाइट कंजर्वेटिव एंड दे डू नॉट support the use of modern means. They rely on the vagaries of the monsoon and the nature, कि कब बारिश होगी तो हम फार्मिंग करेंगे, so they depend on the monsoon and they do not like to use the modern methods of farming, and you know they cannot even afford, because most of the farmers, they are not in that condition, financial condition, to afford the modern means of farming. Now, lack of mechanized farming. So just now I told you many farmers, they cannot even afford, and if the land, अगर farm बहुत छोटा है तो वहाँ पे बड़े से मशीन्स का, यानी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट जैसे ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, इनका इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है, और इट इज़ नॉट इवन प्रोडक्टिव, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना मुश्किल होगा, एंड द फार्मर विल हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, और वो जो रिटर्न उसको नहीं आएगा। So therefore, lack of mechanized farming is seen in Indian agriculture. इसके बाद जो समस्या है वो है problem of finance. So most of the time the farmers, they are unable to get the loan from the which the government is providing. फिर ये depend करते हैं on the climate. सो कभी कभी क्या होता है, फ्लड आ जाता है या फिर बारिश हो जाती है गलत समय पे, जिससे क्रॉप फेलियर होता है, द एग्रीकल्चरल द क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड, तो इससे फार्मर्स को बहुत लॉस होता है। तो कभी लोन मिलने में इनको दिक्कत होती है, या फिर दे आर मोस्टली ट्रैप्ड इन द क्लचेस ऑफ द मनी लेंडर, यानी जो गांव में मनी लेंडर्स होते हैं वो इनको बहुत हाई इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं, और जो कि ये अक्सर नहीं चुका पाते। सो दिस क्रिएट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। इससे जो इंडियन फार्मर्स है, बहुत सारे फार्मर्स जो कि क्लच में हैं मनी लेंडर्स के, दे सफ़र फ्रॉम पॉवर्टी, और इससे ये फार्म्स अपने फार्म में इन्वेस्ट नहीं कर पाते, एंड दैट्स वाई द प्रोडक्शन इज ऑलवेज लो। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय द इंडियन फार्मर्स एंड द इंडियन एग्रीकल्चर। नाउ स्टूडेंट्स, देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया, व्हाट हैज़ द गवर्नमेंट डन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप। तो सबसे पहला है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन हैज़ बीन सेटअप। तो ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है, डेवलपमेंट है, हैज़ बीन सेटअप टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो इससे क्या है, फेयर प्राइस में द क्रॉप्स विल बी सोल्ड एंड द फार्मर विल नॉट बी चीटेड। इससे फार्मर को जो एक्सप्लॉइट करते थे पहले, वो नहीं हो पाएगा। नाबार्ड इज अ स्पेशल बैंक। सो नाबार्ड इज अ स्पेशल बैंक जो कि लोन्स प्रोवाइड करता है, दे प्रोवाइड लोन्स टू द फार्मर्स। नाउ देयर आर न्यू इरिगेशन स्कीम्स ऑल्सो। कुछ नए इरिगेशन स्कीम्स को लॉन्च किया गया है ताकि फार्मर्स को मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशन से वाटर प्रोवाइड हो सके। दे विल बी प्रोवाइडेड विद वाटर इवन at a lower cost and easy access of irrigation facilities. Now, if we talk about subsidies, so what are subsidies? So this is provided by the government. Subsidies का मतलब होता है
if a farmer is buying a product, अगर कोई भी farm equipment वो खरीद रहे हैं, and if the price is suppose 4,000 rupees, so maybe he has to pay only 2,000 and rest of the 2,000 will be bear by the government. So this is subsidy. We say the product is at subsidized rate, means the government has given a certain discount. So subsidies on fertilizer, free electricity to farmers, supply of HYV seeds यानी high yielding variety seeds, ये सब गारंटी किया गया है फार्मर्स को. तो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स तक ये फैसिलिटीज़ पहुंचाई जा रही है ताकि जो क्रॉप प्रोडक्शन है एग्रीकल्चरल सेक्टर में उसको बढ़ाया जा सके और एग्रीकल्चरल सेक्टर में डेवलपमेंट किया जा सके. सो दीज आर द स्टेप्स, ये सारे स्टेप्स है जो सरकार ने उठाए हैं सो दैट इम्प्रूवमेंट कैन बी मेड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. सो स्टूडेंट्स, इनसे पता चलता है कि एग्रीकल्चर कितना इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए. और बहुत सारी समस्याएं हैं, पॉपुलेशन प्रेशर है, बट स्टिल वी हैव टू बी पॉजिटिव बिकॉज द गवर्नमेंट इज डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स सो दैट द फार्मर्स दे कैन इम्प्रूव देयर कंडीशन, क्योंकि इंडिया में फार्मर्स का कंडीशन इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है. दे आर द पीपल हु ग्रो क्रॉप्स फॉर अस, सो दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल even in the economy of the country. So students, this was a general introduction about agriculture in India. Next class में हम पढ़ेंगे about the types of agriculture जो कि हम इंडिया में practice करते हैं. So thank you children, see you all in the next class.